चलिए जी, बताइए कोई है हमारे लाइन पे, अगर बता सकें कि यह मेरी आवाज़ सही से मिल रही है या नहीं। और जुड़ जाइए, फटाफट शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा लेट हुआ मैं, क्योंकि मैंने नो का टाइम दिया, बट टेक्निकल कुछ व्यवधान था, मैं बिजी था, तो इसलिए डिले हुआ। और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताने वाले हैं। फटाफट 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 बता दीजिए कोई मैसेज करके मुझे कि मेरी आवाज़ ठीक है जी। आवाज़ मेरी अगर क्लियर है तो कोई बता दें मुझे, मैसेज अभी रीड नहीं हो रहे हैं। अगर आवाज़ मेरी आ रही है तो फिर मैं शुरू करता हूँ। आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन होने वाला है, और एक बहुत ही कन्फ्यूजन जो किया हुआ है उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो अगर कोई मेरे साथी हैं तो फटाफट बताएं मुझे कि मेरी आवाज़ क्लियर है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। आप शेयर कीजिए, जितना जल्दी फटाफट शेयर कर देंगे तो फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि आज का भी टॉपिक डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को लेके, प्रोटेक्शन एक्ट की गाइडलाइन को लेके है। पार्ट 1 हम कर चुके हैं और आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में कुछ बातें रह गई थी जिनके ऊपर डिस्कस करना था। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, जैसा कि आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो आप मेरे इस पेज पे जाके आप देख सकते हैं पार्ट 1। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से ये कानून काम करेगा। डायरेक्ट सेलिंग के कस्टमर के लिए बनाया गया है, और उसके लिए कैसे इसका फायदा होगा, कैसे डायरेक्ट सेलिंग में इसके बदलाव आने वाले हैं, इस सब के ऊपर मैं ऑलरेडी कल चर्चा कर चुका हूं। लेकिन एक बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट था जिसको लेकर के आज भी बहुत सारी चर्चाएं होती रही। और हमारे साथी हैं कुछ, विशेषकर मैं कहूँगा कि वो सुमित जी हैं सोच चैनल से। उन्होंने ऐसा एक लाइव किया था कल। मुझे लगा कि शायद उनकी जो समझ आया उन्होंने किया, लेकिन नहीं करना चाहिए। जब तक आप किसी चीज़ को सही तरीके से समझ ना लें, एनालिसिस ना कर लें, तब तक आपको जल्दी से जाके मार्केट में कोई बात ऐसे ही नहीं बोलनी चाहिए। सुमित जी को अच्छा होता कि उस एक्ट को अच्छे से पहले पढ़ लेते और उसके बाद किसी के साथ डिस्कस कर लेते। आनंद फानन में आपने आके अपना रिव्यू कर दिया, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, आपके बहुत सारे व्यूवर्स भी हैं। कोई गलती अगर जल्दी से हो जाए तो उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये हुआ है। बहुत सारे लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन आपने जो बोल दिया कि आज से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां सारी इलीगल हो गई हैं और बच के रहिएगा, और ये वो। और एक दूसरी बात आपने बहुत बड़ी बोली कि जीएसटी हर आदमी को लेना पड़ेगा। तो इसका मैंने कल से क्लियर कर दिया था, लेकिन एक बार फिर मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं ये गंभीरता से ये पूछना चाहता हूं आपसे सभी से, और आप सबसे ये सवाल पूछिएगा जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, और सुमित जी भी इस सवाल का जवाब दें कि ये जो रूल आया है या एक्ट आया है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर आया है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आया है, डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलाइज करने के लिए या उसमें रूल बनाने के लिए आया है, या डायरेक्ट सेलिंग के कंज्यूमर के लिए आया है? दोनों में फर्क है। डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करेगी, डायरेक्ट सेलिंग कैसे लीगल अनलीगल होगी, ये उस सब के ऊपर रूल आया है, या ये रूल डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा बनने वाले कस्टमर को बचाने के लिए आया है? अगर ये डायरेक्ट सेलिंग कस्टमर के लिए आया है, डायरेक्ट सेलिंग के कंज्यूमर के लिए आया है, तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन क्या होगी, या
बाइनरी की डेफिनेशन क्या होगी या मनी सर्कुलेशन की डेफिनेशन क्या होगी, उसका क्या मतलब है? या जो आप कह रहे हैं बार बार कि इसमें डेफिनेशन अधूरी है, आदि है, ये है वो, तो इसका मतलब क्या है? समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और अगर आपको ये पता नहीं है कि ये कानून, ये एक्ट डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आया है या डायरेक्ट सेलिंग के कस्टमर के ऊपर आया है, तो कृपया मेरा आपसे निवेदन है, और आप सभी से भी जो मेरे इस टाइम मेरे साथ जुड़े हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि वो इसका नाम बताएं कि इसका नाम क्या है। एक ऊपर का उसका नाम नहीं पढ़ा कि ये एक्ट है किसके लिए। क्लियर लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। डायरेक्ट सेलिंग में आने वाले उन कंज्यूमर्स को जिनके साथ बहुत ज्यादा घात होता था, गलत तरीके से उनको प्रोडक्ट बेचे जाते थे, उनको कैसे बचाया जाए, ये उसके लिए आया था। लेकिन जैसे ये आया, भाई साहब ने और लोगों ने भी इस पर रिव्यू करना शुरू कर दिया, वीडियो बनाने शुरू कर दिए। अब डायरेक्ट सेलिंग नहीं बचेगी, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है, और एक वो लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए अपनी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। अब जैसे न्यूज वाले हैं या कुछ यूट्यूबर हैं, मीडिया वाले हैं, उनको बेचारों को न्यूज बनाने से फुर्सत नहीं है। उन्हें कहां डायरेक्ट सेलिंग की समझ है, कहां वो डायरेक्ट सेलिंग कानून को पढ़ पाए। न्यूज का एक ही तरीका होता है कि न्यूज बनाने के लिए उन्होंने उस पॉइंट को निकाल कर हिट करना होता है जिससे लोगों को ज्यादा उसे न्यूज को पढ़ने में मजा आए, उसको पढ़ने के लिए उत्साहित हो। जैसे किसी ने लिखा कि अब सपनों वाली बातें बंद हो जाएंगी, सपनों वाली कंपनियां नहीं चलेंगी। किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, क्योंकि उन्हें अपना न्यूज चलाना है, उन्होंने अपना मार्केट में हाईलाइट करना है कि जल्दी से लोग आकर्षित होकर उसके न्यूज को देखें। उन्हें समझ तो है नहीं डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का एक्ट क्या कह रहा है, ये एक्ट ये सब समझने की जरूरत नहीं है, ना समझ है, उन्होंने अपने फायदे के लिए। दूसरी एक और लॉबी भारत में पनप रही है इस टाइम पे, जो डायरेक्ट सेलिंग के अगेंस्ट है। कहीं ना कहीं वो दिखेगी नहीं आपको कि डायरेक्ट सेलिंग के अगेंस्ट हो गए। वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आजकल चल रहा है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। वो चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स कंफ्यूज हो जाएं, डर जाएं, भयभीत हो जाएं, और वो वहां से पलायन करके उस दूसरी क्रिया की तरफ, कार्यकलापों की तरफ मूव कर जाएं। ये एक साजिश का हिस्सा है। जैसे ही उन्हें कोई डायरेक्ट सेलिंग के अगेंस्ट न्यूज मिलती है कि देखो अब डायरेक्ट सेलिंग में ये हो जाएगा, अब ये खतरा बन रहा है, तो मैं उस पर भी बात करूंगा, तो उसको बहुत तेजी से वायरल करते हैं, क्योंकि उन्हें यही चाहिए। अभी की बात बता रहा हूं, ये गाइडलाइन जो एक्ट आना था, मैं फिर नाम लूंगा, डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने की जब बात चली, इससे पहले इसके प्रस्ताव को निकाला गया था और उस पर कुछ सवाल जवाब और कुछ क्वेश्चन आंसर मांगे गए थे, कुछ अमेंडमेंट करने के लिए या सुधार करने के लिए जो लोगों से अपने विचार मांगे थे। सरकार ने शायद जुलाई में ये आ गया था, जुलाई में इसको भेजा गया था, ड्राफ्ट इसका आया था, उस ड्राफ्ट को सवाल जवाब के लिए भेजा गया था, क्वेश्चन आंसर मांगे गए थे। तो उस समय पे एक नई धारणा चलाई गई थी, एक नई बात चलाई गई थी, तो सुना होगा आपने, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि अभी ऐसा कानून आने वाला है कि 2 लाख की कंपनियां बंद हो जाएंगी। 2 लाख चलेगा ही नहीं, स्पिल नहीं चलेगा। ऊपर से आईडी लगाओगे, अगर वो ऑटोमेटिक नीचे जाकर लगेगी, तो ऐसी कंपनियां बंद हो जाएंगी जी, वो उसको रूल को बंद कर देंगे। तीसरा बोला गया था कि अगर किसी की इनकम से इनकम आ रही है, आपको कोई कमा रहा है और उसके कुछ परसेंटेज आपको आ रहा है, इस पैसे को रोक दिया जाएगा, ये भी नहीं आएगा जी, बंद हो जाएगा ये। और ये एक साजिश के तहत एक कंपनी के डायरेक्टर ने ये बात बोली थी, क्योंकि उसे अपना प्लान बदलना था, उसे अपनी पूरी की पूरी कहानी बदलनी थी। उसे वो जो इनकम देता था 10% फ्लैगशिप, उसको बदलना था और 2 लाख से मल्टी लाख में जाना था। तो उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को समझाने के लिए जब सवाल हुए, और मैं किसकी बात कर रहा हूं आप जान रहे हैं अच्छी तरह से, मैं ओके लाइफ केयर की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ये सवाल कहा था कि आप ये 2 लाख से 4 लाख में क्यों जा रहे हैं, आपने फ्लैगशिप बंद क्यों कर दिया, आपने स्पिल बंद क्यों कर दी। तो उन्होंने अपने बचाव में ये कहा
उसकी रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पे मौजूद है। उन्होंने अपने बचाव में ये कहा कि एक ऐसा कानून आने वाला है जिसमें 2 लैख को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें फ्लैगशिप को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें स्पिल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैंने बहुत समझाया इन लोगों को, ये लोग एक ही बात कहते हैं कि 2 लाख का मतलब बाइनरी होता है, उसे जनरेशन मानने को तैयार नहीं है। हमारी कंपनी के ऊपर कल लांच आएगी, महीने 2 महीने बाद ये कानून आने वाला है। मेरी पांडे जी से, हेम पांडे जी से जिनकी बातें हो रही हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत काम किया सरकार में, जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर रह चुके हैं। तो उन्होंने उनका हवाला दिया कि मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि ये नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में टिके रहना है, कानून के दायरे में आना है, क्योंकि हम ऐसा ही कानून लाने वाले हैं, तो आप इस प्लान को बदल लो, मल्टी लैग बना लो इसको, और स्पिल बंद कर दो और इसकी फ्लैगशिप बंद कर दो। इसलिए मैं कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि ऐसा कोई ड्राफ्ट आपके पास है, और अगर कल को कानून आया और उसमें ये नहीं आया तो क्या आप इसको वापस लेंगे? तो उन्होंने कहा जी वो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि अपने स्वार्थ के लिए चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की एक प्रथा चली हुई है। अब आप मुझे बताइए, जो भी बातें हो रही है, कानून तो आ गया है, एक्ट तो आ गया है, क्या इसमें 2 लाख को बंद कर रहे हैं? आप बता दो मुझे। और एक ऐसा पैनिक कर दिया था 2 लाख को लेकर के कि 2 लाख कंपनी वाले लोग भी डर रहे थे और सारे डिस्ट्रीब्यूटर हमको भी बात कर रहे थे कि सर क्या ये बंद हो जाएगा। पैनिक था। हमें भी एक बार को लगा था कि शायद ऐसा कानून कोई आ ना जाए कि मल्टी लैग कंपलसरी है, 2 लाख पे आप काम नहीं कर सकते, बहुत बड़ा नुकसान होगा इंडस्ट्री का। लेकिन क्या आज मुझे बताइए, ये जो एक्ट आया है, क्या इसमें कहीं लिखा है कि 2 लाख नहीं चलेगा? कोई बात करी, किसी ने एक भी वीडियो बनाया कि देखो इसमें अब 2 लाख बंद हो जाएगी? नहीं है ना। लेकिन 2 महीने पहले क्या हो रहा था? क्या स्पिल की बात यहां कहीं लिखी जा रही है कि भाई स्पिल होगी तो अब उसको अवैध कर देंगे, बैन कर देंगे? क्या इसमें कहीं लिखी है कि किसी की इनकम के द्वारा ली गई इनकम को अवैध माना जाएगा? तो मैंने ये साबित किया है आपके सामने ये बात रख के कि लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की आदत है। कुछ लोगों को पढ़ना नहीं आता, कुछ को पढ़ना भी आता है, तो अपने मतलब से उनको बदल लेते हैं। मैं बड़ी गंभीरता से एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी कानून को जब बनाया जाता है तो उसे कोई कमरे में बैठ के ऐसे ही कोई आम आदमी नहीं बनाता है। सरकार की पूरी लॉबी होती है, बहुत सारे आईएएस होते हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग उसकी गाइडलाइन लिखते हैं, बनाते हैं, डिस्कशन होते हैं, विचार विमर्श होता है, तब जाकर फाइनलाइज होती है। हम मेरे जैसे लोग नहीं होते हैं, वह बुद्धिमान लोग होते हैं। ठीक है, जो लोग ये नहीं समझ पा रहे, मैं कल भी लाइव किया था, जो लोग ये ही नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई साहब ये एक्ट डायरेक्ट सेलिंग के कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, डायरेक्ट सेलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। उसके नाम में लिखा हुआ है, इतनी सी बात नहीं समझ आ रही है, उसके बाद भी बहस करे जा रहे हैं और कंफ्यूज कर रहे हैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री को। मैंने सारी की बात डिटेल बताई थी कि ये जैसे ही कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होगा, कंपनियां अपने आप अपनी गलतियों को सुधार लेंगी। डिस्ट्रीब्यूटर जो हरकतें कर रहे थे वो हरकतें होनी बंद हो जाएंगी। झूठ बोलना, गलत डेमो दिखाना, फंसा देना किसी को, अपने आप रुक जाएगा। जब कंज्यूमर शिकायत करने जाएगा डीपीआईआईटी में, अभी तो आप बोलेंगे आप इस कानून में तो डीपीआईआईटी भी नहीं लिखा हुआ है, तो क्या डीपीआईटी नहीं बना है? क्या डीपीआईटी डिपार्टमेंट नहीं बना है? इसमें तो नहीं लिखा डीपीआईआईटी का नाम, लेकिन बना है ना, रजिस्ट्रेशन होगा ना, उससे नंबर अलॉट होगा ना, हेल्पलाइन नंबर आएगा ना। कहां लिखा है इसमें हेल्पलाइन नंबर भी होना चाहिए? कानून को पढ़ने की समझ होती है, बनाने की समझ होती है। कानून को पूरे को कंबाइन करके पढ़ा जाता है, ना कि एक पहरे को पकड़ के वो उसके ऊपर लाइन खींची जाती है। मैं बात करूंगा उस 3I के बारे में, जो ये बार बार कह रहे हैं कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो परिभाषा है, उसकी जो परिभाषा दी गई है, उसके ऊपर सारा का सारा मिसगाइड इन्होंने किया कि जब 2016 का गाइडलाइन बना था, उसमें जो परिभाषा दी गई
उस परिभाषा को इसमें कॉपी कर दिया, लेकिन उसके नीचे एक्स्ट्रा कुछ लाइन लिखी गई थी, उनको यहां कॉपी नहीं किया है। इसको कॉपी क्यों नहीं किया भाई? इसलिए ये कानून जो है गलत हो गया। देखो कितनी बड़ी गलती कर दी सरकार ने कि आपने आधा अधूरा कॉपी कर दिया, पूरा कॉपी नहीं किया। क्या कमाल की मतलब एनालिसिस है, मैं हैरान होता हूं सुन करके। अरे भाई साहब, मुझे एक बात का जवाब और दीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। 2016 में जो गाइडलाइन आई थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के आई थी, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर आई थी, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को लेकर के आई थी। उनको हिदायतें दी गई थी कि वो किस तरह के प्लान डिजाइन करेंगे और मॉडल क्या होगा, वो उसको लेकर थी। उसके हिसाब से डेफिनेशन बनाई गई थी। तो वहां सारी डिटेल होगी ना उसकी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, मेरा सवाल ये है, क्या गाइडलाइन 2016 को निरस्त कर दिया गया है? क्या गाइडलाइन 2016 का अस्तित्व खत्म हो गया है? अगर तो डायरेक्ट सेलिंग 2016 गाइडलाइन का अस्तित्व खत्म हो गया है और ये एक्ट उसकी जगह आ गया है, तो फिर वो परिभाषा खत्म हो जाती है जो वहां दी गई थी, जिसको आपने स्वीकार किया था। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। गाइडलाइन आज भी एग्जिस्ट करती है, गाइडलाइन आज भी है, वही गाइडलाइन पे काम होगा। ये एक नया एक्ट है और ये कंज्यूमर के लिए है, वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए था, वो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के लिए था, ये डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर के लिए है। अभी शायद कुछ बात मेरी क्लियर हुई हो, शायद समझ में आ गई हो बात। वो सारी परिभाषा वहां लागू होती है, यहां की परिभाषा यहां लागू होती है। तो ये कंफ्यूजन पैदा करके आप अपनी प्रसिद्धि पालें या अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्या करना चाहते हैं। मैं आपको खुली चुनौती देता हूं इस बात की और दावा करता हूं इस बात का कि आप सरकार के पास जाइए या आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आप क्यों नहीं जाते? आप यहां के लाइव बना के आप बोल तो देते हो भाई, ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आपने बोल दिया डायरेक्ट सेलिंग। आपको पता है एक नेगेटिविटी कैसे इस इंडस्ट्री को खराब और बर्बाद कर सकती है, कैसे ये पैनिक खड़ा हो जाएगा, और हो रहा है। अच्छा होता आप जैसे समझदार आदमी चंदा ले लेते, हमसे ले लेते, अगर दिक्कत थी सुप्रीम कोर्ट में जाकर PIL डाल दो ना, पता चल जाएगा आपको। अगर आपकी PIL खारिज हो गई तो हो सकता है आपको जुर्माना भी ठुक जाए। आप डाल के दिखाओ ना एक बार, PIL लेके अपना वकील ले जाके जाओ और डालो PIL के सर इन्होंने गलत कानून बना दिया है, ये इसमें कंफ्यूजन है, इसको ठीक किया जाए, इससे तो इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, अब तो ये इंडस्ट्री ब्लॉक हो गया। आप डाल के दिखाओ। जैसे ही आप PIL डालेंगे, जब वो पूछेंगे ना आपसे, पहले तो वो समझदार वकील ही कोई होगा जो डालेगा इसको पढ़ने के बाद में, तब वो बताएगा कि भाई आप इतना जुर्माना देके जाओ, तुमने कोर्ट का समय बर्बाद किया है PIL का। तब हम मानते हैं आपको, आप डायरेक्ट सेलिंग के हितैषी हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग करते ही नहीं है जितने भी लोग। लेकिन आपका लाइव फटाफट वकील साहब आए, वो बैठ गए आपके साथ, वो भी उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा सवाल अभी भी वही है और फिर बार बार पूछूंगा, अभी एक और सवाल पे और आऊंगा। आप मुझे बता दीजिए, ये डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को प्रोटेक्ट करने का कानून है या ये डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का कानून है? अब आप कहेंगे ये प्रोटेक्शन कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का कानून है, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग पे खतरा कहां से आ गया? आप बताइए ना मुझे। जो नियम मेरे पे लागू होता है वो मेरे पे लागू होना भाई, फिर आपको डर किस बात का है? कानून तो मेरे पे लागू हो रहा है, डर आप रहे हो। ये जब कंज्यूमर को इतनी ताकत दे दी जाएगी कि वो DPIIT में हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के प्रोडक्ट या गलत तरीके से बेचे गए प्रोडक्ट के ऊपर शिकायत करेगा, कंपनियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये तरीका है इसको सही करने का। ये कानून डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के क्रियाकलापों को बिल्कुल सही कर देगा। ये डायरेक्ट सेलर को बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। ये जो डायरेक्ट सेलर कुछ भी बुलवा देती थी कंपनियां और कंपनी बच जाती थी कि भाई अब ये तो हमारे लीडर ने बोला है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि कस्टमर के साथ अगर कोई भी विश्वासघात हुआ उसकी जिम्मेदार वो कंपनी होगी जिस कंपनी से डायरेक्ट सेलर आएगा।
ये है इसके अंदर, बड़ा सिंपल सा कानून है, सारी बातें उसमें लिखी हैं। एक बात को लेकर इन्होंने कंफ्यूजन किया है 3I को लेके, और अच्छा होता अगर वो इसका 2B और 2C भी पढ़ लें। 2B और 2C को जब इसके साथ मिलाएंगे, है ना, वो सारा आपको क्लियर भी हो जाएगा। सब आपको पिरामिड वाली जो परिभाषा है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो थोड़ा सा चिंतन करिए। दूसरे सवाल पे आता हूं, जो आपने बड़ी गंभीरता से यूं ही बोल दिया, और मैं आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं, आपको एक्ट कहीं से मिल जाएगा, जरूर पढ़िएगा। 2B भी पढ़िए, 2C भी पढ़िए, और उसके साथ 3I को पढ़िएगा, फिर आपको क्लियर आ जाएगा। और 3I का लॉजिक ही इसमें कोई नहीं है। जब ये लॉ ही प्रोटेक्शन एक्ट पे आता है, समझ नहीं आती मेरे को कहां से उसको जोड़ रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी गाइडलाइन जो बनी थी उसको इसमें कॉपी पेस्ट कर देना चाहिए था। उस पूरी की पूरी गाइडलाइन को इसमें पेस्ट कर देते तो आपको शायद बढ़िया हो जाता। मैं फिर कह रहा हूं श्रीमान जी, ये गाइडलाइन को एक्ट में तब्दील नहीं किया गया है। ये एक्ट है, नया है, अलग है। गाइडलाइन अलग है। गाइडलाइन डायरेक्ट सेलिंग के लिए अलग बनी हुई है, आज भी एग्जिस्ट कर रही है, वो क्लोज नहीं हो गई है, खत्म नहीं हो गई है। और ये नया प्रोटेक्शन एक्ट आया है। दूसरी बात आपने जो बोली थी, अब तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर को सेल टैक्स GST लेना पड़ेगा। यहां से आपका सफाया हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि आपने बिना पढ़े यूं ही कुछ भी बोल दिया। एक्ट आप लोगों के सामने है, आप उस लाइन को पढ़िएगा। उसको पढ़िएगा कि वो जो GST होगा ये कहां लिखा गया है। ये लिखा गया है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के लिए, और भाई साहब ने पढ़ लिया डायरेक्ट सेलर के लिए। डायरेक्ट सेलर के लिए लिखी गई बातें डायरेक्ट सेलर पर लागू होती हैं। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के लिए लिखी गई बातें डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी पर लागू होती हैं। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का मतलब एक कंपनी होता है, तो कोई भी कंपनी होगी वो तो GST लेगी, उसको तो लेना ही पड़ेगा। और GST के अपने रूल होते हैं। अगर आप मुझसे टेक्निकल समझना चाहेंगे कि GST क्यों लागू नहीं होगा, मैं ये भी बता दूंगा। क्यों लागू होगा मैं ये भी बता दूंगा। आप थोड़ा सा ना अध्ययन करो, चीजों को समझो डिटेल में, कंफ्यूजन मत फैलाओ। पूरा दुनिया भर का मार्केट में वीडियो बना बना के अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्या आपको ये लगता है कि 75 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है? 1 मिनट में आके वो कुछ भी बोल के चली जाएगी, मतलब कंपनियों में ताले लग जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और जो बातें आप कर रहे हैं, आप तो ये भी कह रहे हैं कि एमवे भी बंद हो गई है जी अब तो। और बड़ी हैरानी की बात ये भी कह रहे हैं कल से, आज से ही बंद हो गई है। मतलब कल से डर के करना काम, अगर कहीं जाओ कोई कंप्लेंट कर दिया आप बंद हो जाओगे। अरे भाई हद हो गई। अगर मैं आपकी बात को मान लूं, इसे गलत भी मान लूं, तो भी 90 दिन का टाइम दिया गया है। और एमवे की बात करते हो आप, एमवे भी अवैध हो गई। एमवे डायरेक्ट सेलिंग की मदर है। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और एमवे आती नहीं है। एमवे को सरकार के द्वारा बुलाया जाता है। सरकार बुलाती है, आपको नहीं पता है। मैं कह रहा हूं आप जो बोल देते हो ऐसे ही कुछ भी हवा में बोल देते हो। एमवे आई नहीं थी इंडिया में, एमवे को सरकार ने आमंत्रित करके बुलाया था। एक एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक एक कंपनी को सरकार बनाना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, रखना चाहती है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग देते हैं, यूनिट्स लगाते हैं, ये लोग रोजगार के ऊपर काम करते हैं, ये बहुत सारा टैक्सेशन प्रॉपर करते हैं, ये आपके नकली इसको व्यापार को रोकते हैं। जहां डुप्लीकेसी का जो चलन बहुत ज्यादा हो रहा है उसको रोका जाता है डायरेक्ट सेलिंग से। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की नहीं है, मैं कह रहा हूं सबसे महान इंडस्ट्री ही नहीं है, ये एक भगवान का दिया गया रूप है, वरदान है इस दुनिया के लिए। डायरेक्ट सेलिंग हमारे भारत की इकोनॉमी को ग्रो कराता है, हर काम करता है। ये बात हमारे बहुत बड़े बड़े अधिकारी पहले भी बोल चुके हैं। अमिताभ कांत के बारे में आप जानें, उनका वीडियो आया तो उन्होंने क्लियर बोला था। आप कह रहे हैं सरकार को पता ही नहीं है। सैकड़ों IAS के सामने वो बोल के गए कि भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया का सबसे महान बिजनेस है और बहुत अच्छा रेस्पेक्टेबल जॉब है। उन्होंने बोला, देखिए आप वीडियो। और आपको लगता है कि ऐसे ही बस गलती हो गई सरकार से, मतलब नींद से उठी सरकार ने साइन कर दिया। ये लिख के लाए थे, ये एसोसिएशन वाले लिख के ले गए होंगे, उस पर साइन कर दिया, सरकार ने हो गया पास। कमाल की बात है। ऐसी बचकानी बातें आप लोग करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये तो गाइडलाइन गलती से वजह उसने बना दी है, इसमें तो अमेंडमेंट करना पड़ा। अमेंडमेंट होना अलग इशू है।
अमेंडमेंट होना अलग इशू है, ये होंगे, होते रहेंगे जैसे जैसे आवश्यकता आएगी। आज की सिनेरियो के हिसाब से गाइडलाइन या एक्ट तैयार हुआ है, अगर कल कोई समस्या आएगी मार्केट में, लगेगा कि ये और कमी रहेगी, तो फिर अमेंडमेंट हो जाएगा। अमेंडमेंट तो हर कानून में होता है। तो जीएसटी वाली जो बात आपने बोली, तो ये बिल्कुल भ्रामक है, बिल्कुल गलत है। जीएसटी का नियम आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट सेलर सामान नहीं बेचता है, डायरेक्ट सेलर केवल सामान को रिकमेंड करता है। वो अपना बिल जब खुद का लेता है तो उसको जीएसटी की जरूरत होगी। अगर वो अपने नाम पे 20 लाख से ज्यादा का जब बिल काटेगा एक ही नाम पे, तो उसको जरूरत पड़ेगी। उसका जब लाखों का टर्नओवर होता है, तो वो टर्नओवर उसका होता अलग अलग स्टेट से भी हो सकता है। अब इस पर भी नियम कभी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा जीएसटी काम कैसे करता है। अगर आप अपने ही स्टेट में काम करते हैं, खरीद व बिक्री करते हैं, तो आपको 20 लाख तक कोई जीएसटी की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप दूसरे स्टेट में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आपको यूपी में अपना प्रोडक्ट बेचना है, चाहे 100 रुपए का ही क्यों ना हो, आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अब आप ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलर का नेटवर्क पहले ही दिन हो सकता है कि वो पहला ही आदमी स्पॉन्सर उसका यूपी में हो जाए, दिल्ली वाले का, तो उसकी सेल को मेरी सेल माना जाएगा। यानी मेरा अगर कोई डाउन में यूपी में अगर जाके ज्वाइन हो जाता है, तो वो मेरा डाउनलाइन माना जाएगा, यानी वो मेरी सेल मानी जाएगी। नहीं, मेरा रिकमेंडेशन है, वो सेल कंपनी करती है डायरेक्ट, और कंपनी ने स्टेट यूपी का जीएसटी ले रखा है। मेरे रिकमेंड कर रहे हैं, बिल मैं नहीं काट रहा हूं उसका, मैंने रिकमेंड किया है। बिल कौन काट रहा है? बिल काट रही है कंपनी। तो कंपनी ने जीएसटी ले रखा है, मुझे जीएसटी की जरूरत क्या है? क्या यार कॉमन सेंस की बातें आप लोग कर रहे हैं। हाँ, 20 लाख रुपए की इनकम जब आपकी आएगी तब आपको जीएसटी लेना होगा, और वो जीएसटी कंपनी आपको लौटाएगी। आप पे करेंगे, कंपनी आपको लौटाएगी। ये रूलों को थोड़ा पढ़िए। अब आप कहेंगे जी इसमें तो लिखा ये लिखा हुआ है, एंटिटी के लिए लिखा हुआ है, कंज्यूमर के लिए तो, डायरेक्ट सेलर के लिए तो फिर भी नहीं लिखा हुआ है। फिर भी बात आपने जोड़ ली। दूसरी बात, जीएसटी लेने के लिए जीएसटी के बनाए गए नियम लागू होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के लिए जीएसटी के अलग से नियम नहीं बनेंगे कि कोई भी डायरेक्ट सेलर आएगा तो उसके लिए अलग कानून होगा, और जीएसटी जो दूसरा ट्रेडिशनल में जाके काम करेगा तो उसके लिए अलग कानून होगा। तो थोड़ा सा अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो ये बात बिल्कुल आपकी भ्रामक है, गलत है। आप दोबारा रीड करिए। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के लिए जीएसटी की बात की गई है, और वो की जाती है। बहुत सारे लाइसेंस की बात की गई है। तो भ्रम फैलाने वालों से भी सावधान रहें। मेरा लाइव आने का आज मकसद यही था मेन। ये भ्रम फैलाएंगे। एक भी व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलर है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का डायरेक्टर है, एक ने भी ये नहीं बोला कि ये कानून गलत हो गया और अब इंडस्ट्री को खतरा है। जितने भी लोग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट कंपनी क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। अब फिर बोलेंगे आप क्रिप्टो के लिए बोल रहे हो। भाई, मैं क्रिप्टो के लिए अच्छी है बुरी है नहीं बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन वही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को कंफ्यूज करो, डायरेक्ट सेलर को कंफ्यूज करो, इसको इधर से उधर पलायन होने दो। और अगर आज आपको मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही, सच्चाई नहीं लगी, तो रुक जाओ 3 महीने। 3 महीने में तुम कानून बदलवा के दिखा देना। मुझे दिखा देना कल कौन सुप्रीम कोर्ट गया, मुझे दिखाना क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट। आपको 48 घंटे हो गए, और कौन गया मुझे वो बता दो। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कौन चला गया? क्यों जाएगा? क्यों जाएगा कोई? ये तो कानून ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है भाई। ये डायरेक्ट सेलिंग का कानून है ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बनाने और बचाने के लिए। हाँ, इफेक्ट करेगा, ये सेफ करेगा डायरेक्ट सेलिंग को। डायरेक्ट सेलिंग में हो रही गलत गतिविधियों पर रोक लगाएगा, लेकिन थ्रू ऑफ कंज्यूमर लगाएगा। कंज्यूमर शिकायत करेगा, गलतियों की शिकायत का वो दे दिया है, जगह दे दी है। डीपीआईआईटी बनेगा, बन गया है डीपीआईआईटी। मैं आपको बता रहा हूं, डीपीआईआईटी में रजिस्ट्रेशन होंगे अगले 90 दिन तक। सारी कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हैं वो अपने डॉक्यूमेंट ले जाएंगी, वहां जाकर सबमिट करेंगी। पहले सबमिट होते थे। अभी और एक नई बात बता रहा हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे साथी आज मिले, मैंने डिस्कस किया इन बातों के ऊपर। तो उन्होंने कहा पहले डॉक्यूमेंट सबमिट होते थे, अब रजिस्ट्रेशन होगा, और वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा डीपीआईआईटी से। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद वो बिल पे प्रिंट किया जाएगा। अब ये बात तो इसमें लिखी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का ये कानून नहीं है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी देखो उसको बात को उठाएंगे दोबारा से कि सर ये तो लिखी नहीं है, कैसे होगा ये। मैं बता रहा हूं आपको, डीपीआईआईटी नंबर आएगा जो आपके बिलिंग पे लिखा जाएगा, और कंज्यूमर
हेल्पलाइन नंबर भी आएगा डायरेक्ट सेलिंग का। कंज्यूमर चाहेगा तो पहले कंपनी को शिकायत करेगा, कंपनी नहीं सुनेगी तो चाहेगा तो कंज्यूमर हेल्पलाइन को भी फोन कर देगा। ये प्रस्तावित है। अब ये 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए या 6 महीने में हो जाए, DPIIT वहां से नोडल ऑफिसर को शिकायत करेगी, वो नोडल ऑफिसर उसकी रिपोर्ट लेगा। 30 दिन के अंदर, मैंने कल सारी बातों को बता चुका हूं, 30 दिन के अंदर उसको क्वेरी क्लियर करनी होगी। अगर लेट हुआ तो उसकी पेनल्टी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऊपर आ सकती है, खामियाजा और जुर्माना देना पड़ेगा और उसको मुआवजा भी देना पड़ेगा कस्टमर को अगर उसके साथ गलत हुआ है। ये कस्टमर को बचाने का प्रोटेक्शन एक्ट है, डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। बार बार बोल रहा हूं कि आप उस जो पिरामिड स्कीम वाली बात कर रहे हैं कि उसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं आई है, उसको उससे मत जोड़िए। वो ऑलरेडी पूरी की पूरी पिरामिड स्कीम की डेफिनेशन प्लस साथ में प्रोवाइडिंग के साथ किस पे लागू होगा किस पे नहीं होगा, ये सारी बातें आपको डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 में लिखी हुई है, 11 नंबर पे। पढ़ लेना उसको, अभी डाउनलोड कर लेना गूगल से, आसानी से हो जाएगी। और डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को निरस्त नहीं किया गया है, सिंपल बात यह है। अगर उसको निरस्त कर दिया जाता, इसको ला दिया जाता, तो शायद एक बार के लिए मैं भी सहमत होता कि उसको निरस्त करके उस जो परिभाषा थी, कंप्लीट परिभाषा को खत्म क्यों किया गया। और आपको ऐसे लग रहा है आपकी बातों से जैसे सरकार ने साजिश रच के सारी डायरेक्ट सेलिंग में कल सुबह ताला मारने की साजिश रची है। आपको ऐसे लग रहा है सरकार चाहती है कि सारी कंपनियां कल सुबह बंद हो जानी चाहिए, चोर हैं सबको बंद कर दो एकदम से। आप ऐसा सोच रहे हैं, आप बिल्कुल ये नहीं सोच रहे हैं कि 75 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इस बात को सरकार ने माना है, इसका डेटा सरकार ने दिया है। अब आप कहेंगे नहीं नहीं वो तो ठीक है, सरकार तो नहीं चाहती कि ये कंपनियां बंद हो, चलनी चाहिए, वो थोड़ी बंद करना चाहती है। गलती से आप कह रहे हैं, आपकी भाषा ये बता रही है कि गलती से गलत कानून बन गया है। मतलब सरकार एक मोहल्ले की दुकान है जो गलती से वो कुछ भी कर देती है। हैरानी होती है मुझे, आपको इतनी समझ नहीं है कि आप 4 वकील और बैठा के थोड़ा और 2 दिन डिस्कस कर लेते, नोटिस दे लेते, कंज्यूमर अफेयर से RTI लगा के पूछ लेते, 10-15 दिन में जवाब आ जाता कि सर आपने ऐसा क्यों किया है, पता चल जाएगा आपको। या फिर आपको अगर ज्यादा ही इतनी वो थी तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते, जरा एक PIL डाल देते, पता चल जाता आप पे कितने का जुर्माना लगता है, फिर ये भी अंदाजा इसको हो जाता। तो मैं यही कहूंगा आप सभी लोगों से, जो भी मेरे प्यारे डायरेक्ट सेलर हैं, किसी भी कंपनी से हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गलत तरीका से ये लोग इस एक्ट को पढ़ रहे हैं, इनको उसका हेडिंग समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2021 है, बिल्कुल सही है, हर बात सही तरीके से लिखी गई है, कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई 2 लेग प्लान के ऊपर बात नहीं आ रही है, किसी स्पिल के ऊपर बात नहीं आ रही है, किसी से इनकम मिलने वाले प्लान को लेके कोई बात इसमें नहीं की गई है। और मैं बता दूं प्लान के ऊपर बात हुई है, कहां हुई है, कंज्यूमर अफेयर ने जिम्मेदारी दे दी है DPIIT को, वो प्लान पे नजर रखेगा। DPIIT ने नजर दे दी है राज्य सरकारों को, जो वहां नोडल ऑफिसर नियुक्त होंगे, वो प्रत्येक एक कंपनी के प्लान को वॉच करेंगे, वहां बात करेंगे, वो उसको गाइडलाइन के मुताबिक उस प्लान की पे निगरानी रखेंगे। ये उनका काम है, उनको सौंप दिया गया है। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। हमारी भी कहीं ना कहीं थोड़ी 2-4 भाइयों से जान पहचान है, तो बता देते हैं कि आखिर क्या चल रहा है अंदर। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे किसी भी आदमी को आप नकारिए जो इस पे बात करते हैं, जो ये कह रहे हैं ये गलत हुआ है। और मैं खुली चुनौती देता हूं, आपको बहस करनी है, आप आ जाइए लाइव पे, मेरे साथ बात कर लीजिए। जो भी ये कहना चाहता है कि ये गलती है, या तो आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, या फिर आप मेरे से बात करिए, लाइव पे आके बात करिए, खुलेआम बात करिए, अनकट बात कीजिए, हम बात करेंगे। मेरे एक भी सवाल का जवाब दीजिए जो आपने गलत तरीके से बोला है। और अगर आपको लगता है, आज अगर समझ आ गई हो आपको कि हाँ ये बात सही है कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के एक्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, अगर आपको लगता है कि अभी भी गाइडलाइन एग्जिस्ट करती है, वो खत्म नहीं हुई है,
अगर आज भी आपको लगता है कि जीएसटी प्रत्येक एक व्यक्ति को नहीं लेनी पड़ेगी, अभी भी अगर समझ आ गई हो, दोबारा पढ़ लिया और वो लॉ आपने देख लिया हो 5 नंबर पे जाके, गलती का एहसास हो गया हो, तो अभी भी जल्दी करो। आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोग मानते हैं आपको आपको अच्छा एनालिसिस करने वाले मानते हैं, हम भी आपकी इज्जत करते हैं। कोई बुराई नहीं है आके ये कहने में कि गलती से मेरे से कुछ बातें मैंने कर ली, जल्दी में कर दी, मुझे उसको वापस लेना है, मैं माफी चाहता हूँ। माफी भी मत मांगो, चलो कोई बात नहीं, आप कह दो कि सर वो मेरे से गलती से मैंने पढ़ लिया था, मैंने उसको बोल दिया है। किसी भी डायरेक्ट सेलर को जुड़ने के लिए जीएसटी लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल उन बातों पर ना जाएं। और या फिर 3 महीने रुक जाइए आप, 90 दिन। अगर आपके अंदर थोड़ी भी मतलब वो होगी तो 90 दिन के बाद जब 91वां दिन आएगा और ये कंपनियां ऐसे ही चल रही होंगी और बेहतर तरीके से चल रही होंगी, सब कुछ ठीक हो गया होगा, यही कानून होगा, तब आप माफी मांग लेना। हम भी यही हैं, 90 दिन होते कितने, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, तब माफी मांग लेना। क्योंकि आपने कंफ्यूज तो किया है, बहुत सारे लोग आपको वॉच करते हैं, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि ऐसे लोगों से, जो लोग मैं सुमित जी की बात नहीं कर रहा हूँ स्पेशली, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ जो वीडियो वायरल करने के लिए ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि अब इंडस्ट्री का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बातों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। यूट्यूबर विशेषकर जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, जिनको बेचारों को अपना चैनल ग्रो कराना है, तो उनको मिल जाता है, वो वीडियो उठा के इधर से इधर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। जो भी आपसे ये कहे कि भाई डायरेक्ट सेलिंग पे खतरा आ गया है, तो उससे यही पूछिएगा कि पहले ये बता दीजिए खतरा आया कैसे, उस डायरेक्ट जो आया है एक्ट, उसका नाम पूछ लीजिएगा एक बार, फिर बताइएगा तो कंज्यूमर पे लागू है, तो कंज्यूमर के लिए बनाया गया है, ये कहाँ से यार डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के ऊपर बना दिया कि ये इंडस्ट्री क्या रूल अपनाएगी क्या नहीं अपनाएगी। दूसरा सवाल ये पूछिए कि आपको पता है कि गाइडलाइन निरस्त हो गई है या अभी है, या गाइडलाइन को ही एक्ट बनाया गया है। अब ये जवाब ही नहीं मिलेगा। अब लगा लीजिए आरटीआई की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 को निरस्त कर दिया है या अभी भी है। अगर वो निरस्त हो गई है तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, अगर वो निरस्त नहीं हुई है, एक्ट अलग से आया है, नया आया है, तो फिर आपको बात समझ में आएगी। तो बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, और मैं उन बातों पर भी नहीं जाऊंगा क्योंकि चीजें फिर बढ़ जाती है। अगर मैंने कोई बात भावनात्मक तरीके से अगर कोई ऐसी कही हो कि हमारे भाई को या जिसको भी, जिस पे भी वो अपने आप से रिलेट कर रहा हो, उसे बुरी लगी हो, तो माफी चाहता हूँ। मेरी इंटेंशन किसी को के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। मेरी इंटेंशन यही है कि सच्चाई, वास्तविकता सामने आनी चाहिए। छोटी सी बात है जिसको आसानी से समझना था, जो मुझे आपके सामने बात रखनी थी कि डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो गाइडलाइन बनाई गई थी वो आज भी एग्जिस्ट करती है, उसमें जो रूल थे वो ज्यों की तो एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप उसको सही मानते हैं डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को, तो आपको ये कहने का बिल्कुल हक नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अब बंद हो जाएगी, ये इलीगल हो गई है, बिल्कुल कहने का हक नहीं है। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर वो उसको हटा दिया गया है या बदल दिया गया है, तो आपका कहना ठीक था। तो छोटी सी बात थी, इतनी कॉमन सेंस की बात थी ये। तो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन आज भी एग्जिस्ट कर रही है, उसके रूल वहां लागू हो रहे हैं, और प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर के लिए यहाँ लागू हो रहे हैं। इनका अपना काम है, उनका अपना काम है। तो इसी के साथ बिल्कुल बेफिक्र रहिए, चिंता मुक्त रहिए। जनवरी 2022 से आप अपने व्यापार को बहुत तेजी से आगे बढ़ाइए, बहुत तेजी से व्यापार होने वाला है। अब और ज्यादा मजा आएगा, जिसकी वकालत हम बहुत दिन से करते थे कि भाई गलत बातें मत करो, ईमानदारी से बोलो। अभी बहुत बढ़िया, मैं अभी लाइव देख रहा था, अजय सर का, हमारे मित्र हैं, तो वो कह रहे थे कि इन लोगों ने बोला था कि लखपति हम आपको बनाएंगे, 25 लखपति बनाएंगे, पता नहीं 500 लखपति बनाएंगे। वो सारी बातें बोली इन लोगों ने और सोशल मीडिया पे डाला। अब अगर ऐसा किसी ने किया, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आप कस्टमर को प्रभावित करने के लिए या आने वाले अपने प्रोस्पेक्ट को प्रभावित करने के लिए आप ऐसा बोल रहे हैं, ये साबित होता है। ये आप डायरेक्ट सेलर को नहीं बोल रहे, आप ये बोल रहे हैं आने वाले अपने प्रोस्पेक्ट को, और संभावित प्रोस्पेक्ट को भी आप इस तरह की कोई बात नहीं बोल सकते जिसमें उसमें लालच भरी बात हो या उसे आमंत्रित किया जा रहा हो उसके वशीभूत झूठ बोल के या लालच के, तो उस पर कार्रवाई बनती है। कोई भी आदमी आपका वीडियो उठा के आपको शूट कर देगा, लेकिन ये शूटिंग शुरू होगी 90 दिन के बाद, अभी नहीं होगी, कल नहीं होगी। अभी वो बोल रहे हैं जी प्लान मत दिखाइए अभी से, नहीं तो कल जाइए, कोई शिकायत कर देगा तो आप FIR हो जाएगी। अरे प्रभु, 90 दिन वेट कर लीजिए। 90 दिन का ग्रेस पीरियड कंपनियों को दिया गया है कि अपनी जो इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर लें, प्रोडक्ट वगैरह को, कस्टमर वगैरह को, और 90 दिन के 91वें दिन में अगर किसी ने गलती करी और फिर कस्टमर ने जैसे ही कंप्लेंट करी, तो उस कंप्लेंट का संज्ञान लिया जाएगा।
अब आप बोलेंगे कि आप ये क्या बोल दिया आपने। भाई साहब, शिकायत पोर्टल दिया जा रहा है, शिकायत करने का आपको मौका दिया जा रहा है, एफआईआर करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अभी आप जाओगे थाने में, जाओगे सीधे भगे भगे, देखो 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 मेरे को ये गलत बोल के गया तो सर इस पे एफआईआर करो, उसको जेल भेजो। उसके लिए डीपीआईआईटी में शिकायत दर्ज होगी, शिकायत पर सुनवाई होगी, शिकायत का निवारण होगा, 30 दिन मिलेंगे। अगर 30 दिन में शिकायत का निवारण नहीं हुआ तो आपको मुआवजा भी मिल सकता है। अगर आवश्यकता हुई तो उसमें रिकमेंडेशन भी आ सकता है एफआईआर का, फिर आप थाने भी जा सकते हैं। चिंता ना करो, एकदम से उठा के आप प्लान दिखा रहे हैं, किसी को किसी ने गलत बोल दिया, पकड़ लो, इसके ऊपर एफआईआर कराओ, पुलिस बुलाओ, जल्दी जेल भेजो, और अब तो डायरेक्टर को भी बुलाओ, कंपनी में ताला लगा दो अभी। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप, ठीक है। 30-90 दिन का भी टाइम है, शिकायत का मौका मिलेगा, शिकायत के बाद निवारण होगा। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपके साथ हो गई हैं। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो कृपया माफ कीजिएगा मुझे। हाँ, मेरा इरादा कभी भी किसी को गलत ठेस पहुंचाने का होता नहीं है, किसी की बात काटने का होता नहीं है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के प्रति मेरा लगाव है। डायरेक्ट सेलिंग में हो रहे किसी भी गलत काम को मैं शायद बर्दाश्त नहीं करता हूं, इसलिए मैं बोल देता हूं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, डायरेक्ट सेलिंग बेहतर रूप से बेहतर काम करेगी, और हम मिलते रहेंगे, लाइव आते रहेंगे, बहुत सारी बातें आपसे करते रहेंगे। तो वही 2 सवाल आखिर में फिर छोड़ के जा रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 एग्जिस्ट कर रही है, उसमें पूरी की पूरी डेफिनेशन क्लियर है। अगर वो गलत होती तो 2016 से कार्रवाई हो गई होती। अगर वो सही है और उसके बाद भी अगर कंपनी चलती रही तो वो आज भी है, वो खत्म नहीं हुई है। और ये जो एक्ट है, ये डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये अलग मायने रखता है, वो अलग मायने रखता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, समय काफी हो गया है। शेयर कर दीजिए वीडियो ताकि और लोगों को ये मैसेज जाए और लोग भी इसके साथ अच्छे से कनेक्ट करें और समझ पाएं कि वो इसमें भ्रमित ना हो। तो नमस्कार, आदाब, बाय बाय, धन्यवाद।